पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन के इतिहास के विषय में जानने के लिए जो अभिलेखीय साधन उपलब्ध हैं, उनमें बांसखेड़ा और मधुबन के अभिलेख के अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक रचनाओं में बाणभट्ट कृत हर्षचरित और कादंबरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हर्ष स्वयं एक विद्वान नरेश था। उसके द्वारा नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली उस काल की सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। विदेशी विवरणों में ह्वेनसांग का यात्रा चरित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हर्षकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है। हर्ष के सैन्य अभियान। हर्ष के सैन्य अभियान का प्रारंभ अपने भाई की छल से हत्या करने पर गौड़ नरेश शशांक से बदला लेने से प्रारंभ होता है। दूसरा, पूरे राज्य के विभिन्न भागों में सामंत राजाओं की विचलित होती राजभक्ति को दृढ़ करना भी इन सैन्य अभियानों का उद्देश्य था। हर्षचरित में गौड़ नरेश शशांक के विषय में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि 619 ईस्वी तक गंजम, जो उड़ीसा में स्थित है, के क्षेत्र तक गौड़ नरेश शशांक का आधिपत्य कायम था। 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे हर्ष ने शशांक को पराजित करने के लिए सर्वप्रथम प्राग ज्योतिषपुर के राजा भास्कर वर्मन से मित्रता की और इन दोनों ही राजाओं का शत्रु गौड़ नरेश शशांक था। प्रतीत होता है कि प्रारंभिक वर्षों में हर्ष को शशांक के विरुद्ध केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई और वह शशांक को पूरी तरह से परास्त करने में असफल रहा। अपने सैन्य अभियानों के सिलसिले में हर्ष को जिन राजाओं से युद्ध करना पड़ा, उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है वल्लभी और गुर्जर शासक, दूसरा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा सिंध का नरेश और चौथा मगध, गौड़ और उत्कल राज्यों के शासक। वल्लभी और गुर्जर शासकों के साथ युद्ध। हर्ष की बहन राजश्री के पति मौखरी नरेश ग्रहवर्मा की हत्या में परवर्ती गुप्त नरेश देवगुप्त भी सम्मिलित था। अतः राजश्री के अपमान व तिरस्कार का बदला लेने के उद्देश्य से हर्ष ने सर्वप्रथम मालवा के नरेश देवगुप्त पर आक्रमण किया। इस युद्ध में देवगुप्त पराजित हुआ और युद्ध स्थल से भाग गया। हर्ष ने उसका पीछा किया और उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उस समय वल्लभी का राज्य भी बहुत शक्तिशाली था, जिसके अंतर्गत पश्चिमी मालवा का क्षेत्र भी सम्मिलित था। देवगुप्त पर अधिकार कर लेने के कारण अब हर्ष के राज्य की सीमा वल्लभी के राज्य की सीमा को छूने लगी। अतः हर्ष ने वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय पर अधिकार करने का निश्चय किया। इसी समय दक्षिण का राजा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर दिशा में अपना साम्राज्य विस्तार करने में तत्पर था। अतः राजनीतिक दृष्टिकोण से वल्लभी का राज्य अति महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि हर्ष के साम्राज्य और पुलकेशिन के राज्य के बीच वल्लभी का राज्य स्थित था, जिसे अपने अधीन करना दोनों ही नरेशों के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। एक अभिलेखीय प्रमाण से ज्ञात होता है कि हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया। ध्रुवसेन द्वितीय ने गुर्जर नरेश दद्द द्वितीय के यहाँ शरण ली, किंतु बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश के साथ कर दिया और इस प्रकार उसे एक अपना पक्का मित्र बना लिया।
हर्ष के अभियानों में दूसरा है पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। पश्चिम भारत में स्थित वल्लभी राज्य के अधिकार के साथ ही हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध अवश्यम भावी हो गया। इतिहासकारों का मत है कि नर्मदा नदी के किनारे किसी स्थान पर हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में किसकी विजय हुई यह निश्चित रूपेण कह पाना संभव नहीं है, किंतु उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान है कि इस युद्ध में हर्ष पराजित हुआ था। वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने बड़ी तैयारी के साथ अपने प्रतिद्वंदी पर आक्रमण किया था, किंतु उसे हार कर वापस आना पड़ा था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति से भी ऐसा ही संकेत प्राप्त होता है कि इस युद्ध में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था, किंतु इस युद्ध के परिणाम के विषय में ही नहीं बल्कि इस युद्ध की तिथि के विषय में भी विद्वानों में परस्पर मतभेद है। कुछ विद्वान इस युद्ध की तिथि 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के बीच मानते हैं। हर्षवर्धन द्वारा किए गए सैन्य अभियानों में तीसरी विजय सिंध विजय थी। मध्य भारत में विजयी होने के उपरांत हर्ष ने सिंध और गुजरात राज्यों को जीतने का निश्चय किया। हर्षचरित के अनुसार उसने सिंधु राज को मत कर उसकी सारी संपत्ति स्वायत्त कर ली। उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि हर्ष ने न केवल सिंध राज्य को परास्त किया था बल्कि उससे युद्ध कर भी वसूल किया था। हर्ष का चौथा सैन्य अभियान नेपाल और कश्मीर के विरुद्ध था। हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए बाणभट्ट हर्षचरित में कहता है कि हर्ष ने किसी तुषार धवल पर्वतीय प्रदेश से कर ग्रहण किया था। इस कथन के आधार पर इतिहासकारों का मत है कि यह पर्वतीय प्रदेश नेपाल और कश्मीर रहे होंगे। अनुमान है कि नेपाल के राजा ने हर्ष से मित्रता का संबंध स्थापित किया और उपहार स्वरूप उसे बहुत सा धन भेंट किया था। वेनसांग की जीवनी से भी यह उल्लेख स्पष्ट होता है कि हर्ष ने कश्मीर में भगवान बुद्ध की पूजा दान आदि करने के लिए वहां की यात्रा की थी। उसने इसी संदर्भ में कश्मीर को विजित किया होगा। अपनी दिग्विजय यात्रा के प्रारंभ में प्राग ज्योतिषपुर अर्थात कामरूप, जिसका आधुनिक नाम असम है, वहां के राजा भास्कर वर्मन से हर्ष ने मित्रता स्थापित कर ली थी। हर्ष ने परिवर्ती गुप्तों और गौड़ों द्वारा व्याप्त अराजकता को समाप्त कर आंतरिक सुशासन की व्यवस्था की थी, किंतु हर्षवर्धन को अपने राज्यकाल के अंत तक साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्षरत रहना पड़ा था। 641 ईस्वी में हर्ष ने मगध राज की पदवी धारण की और अपने प्रतिनिधि के रूप में माधवगुप्त को वहां प्रतिष्ठित किया। हर्षचरित के वर्णन और प्राप्त लेखों के आधार पर गौड़, उत्कल, मिथिला, सिंध, नेपाल और सौराष्ट्र आदि पर विजय करने का श्रेय हर्ष को दिया जाता है। हर्षचरित में पंच गौड़ों पर उसके आधिपत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इन पंच गौड़ों से तात्पर्य जिन क्षेत्रों से है वह इस प्रकार हैं: पहला कश्मीर और पंजाब, दूसरा दिल्ली के समीप का क्षेत्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, बिहार और विंध्य पर्वत का कुछ क्षेत्र, चौथा पूर्वोत्तर बिहार और असम का कुछ क्षेत्र और पांचवा दक्षिणी बिहार और उड़ीसा। अपनी दिग्विजय के फलस्वरूप हर्ष को सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि से जाना जाता है, जिससे स्पष्ट है कि वह संपूर्ण उत्तरी भारत का एक छत्र नरेश था। हर्ष का साम्राज्य विस्तार। विंसेंट स्मिथ के अनुसार मालवा,
गुजरात और सौराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय से लेकर नर्मदा तक का क्षेत्र हर्ष के अधीन था। किंतु एक अन्य विद्वान पाणिक्कर हर्ष का साम्राज्य इससे कहीं अधिक विस्तृत मानते हैं, जिसमें नेपाल का क्षेत्र भी सम्मिलित था। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार हर्ष का प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं था, किंतु उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत दूर तक फैला हुआ था। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों के अनुसार अहिच्छत्र और श्रावस्ती उसके अधिकार क्षेत्र में थे। वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि इसके साम्राज्य में हिमालय, पश्चिमी पंजाब, राजपूताना, मध्य प्रदेश और बंगाल सम्मिलित थे। चीनी यात्री वेनसांग के विवरण में हर्ष द्वारा आयोजित प्रयाग की महामोक्ष परिषद में 18 अधीनस्थ राज्यों के नरेशों के सम्मिलित होने की पुष्टि होती है। अनुमान है कि शशांक की मृत्यु के उपरांत हर्ष का आधिपत्य समतट, ताम्रलिप्ति और कर्ण सुवर्ण क्षेत्रों पर हो गया था। मथुरा से लेकर नेपाल तक जितने छोटे राज्य थे, सब हर्ष की अधीनता स्वीकार करते थे। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज को छोड़कर इनकी संख्या 19 थी। थानेश्वर, जो आधुनिक हरियाणा में स्थित है, हर्ष के पैतृक साम्राज्य का अंग था। अहिच्छत्र व श्रावस्ती उसके अधीन थे। प्रयाग में वह दान देता था। मगध का उसे स्वामी कहा गया है और नालंदा में एक विहार निर्माण का श्रेय उसे ही दिया जाता है। हर्ष ने उड़ीसा में वास किया था, अतः यह सभी स्थान उसके अधीन माने जा सकते हैं। उज्जैन, वल्लभी, कच्छ, सौराष्ट्र और सिंध उसके राज्य में सम्मिलित थे। कामरूप का राजा उसका मित्र था। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर्ष के साम्राज्य में पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भाग, वल्लभी, पूर्वी और पश्चिमी मालवा तक के क्षेत्र और सिंध का प्रदेश सम्मिलित था। अंतिम 4 प्रदेश यद्यपि उसके प्रत्यक्ष शासन में नहीं थे, किंतु वह उसके प्रभाव क्षेत्र में आते थे। हर्ष ने चीन में भी अपने एक दूत मंडल को भेजा था और 645 ईस्वी में चीन के नरेश की ओर से एक दूत मंडल हर्ष के दरबार में आया था। इस प्रकार उसने एक सुदृढ़ राष्ट्र तथा विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की और आंतरिक सुशासन के साथ एक आदर्श और परराष्ट्र नीति का भी अनुसरण किया। हर्ष की प्रशासन व्यवस्था। हर्षवर्धन न केवल एक महान विजेता था, बल्कि एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक भी था। उसके साथ ही वह एक कुशल प्रबंधकर्ता भी था। अपने राज्यों के विभिन्न तत्वों को एक सूत्र में बांधने का कार्य तथा अपनी शासन व्यवस्था में एक रूपता लाने के उद्देश्य में वह सफल रहा। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था उसके शासन का आधार थी, जिसमें उसने समयानुसार और राज्य की आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया। साम्राज्य में हर्ष का पैतृक साम्राज्य, दिग्विजय के समय उसके अधीनस्थ राज्य और भोग राज्य आदि सम्मिलित थे। राजा ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था और सिद्धांततया उसी के हाथ में राज्य की अंतिम सत्ता थी। वह परम भट्टारक, महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती, परमेश्वर और सार्वभौम जैसी उपाधियां धारण करता था। राज्य के बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करना, आज्ञा पत्रों और घोषणा पत्रों का प्रवर्तन का कार्य, आय व्यय की नीति की देखरेख करना और विदेश नीति का संचालन करना सम्राट के कर्तव्यों में सम्मिलित था। युद्ध के समय सैन्य संचालन और शांति काल में सैन्य निरीक्षण भी उसके कार्य में सम्मिलित थे। सर्वोच्च न्यायाधीश होने के नाते वह बड़े अभियोगों का निराकरण करता था और अपीलें भी सुनता था। संपूर्ण शासन राजा में केंद्रित था, जो लोक मंगल का प्रतीक था। अशोक की तरह ही हर्ष भी धार्मिक आदर्शों और भावनाओं से प्रेरित था।
वर्षा ऋतु को छोड़कर वह वर्ष भर अपने साम्राज्य का दौरा करता था और प्रजा की अवस्था का निरीक्षण व्यावहारिक रूप में करता था। हर्ष एक प्रजावत्सल शासक के रूप में तत्कालीन साहित्य में चित्रित है। उसके अपने नाटक नागानंद में राज्य पद का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही हर्ष का दैनिक जीवन भी 3 भागों में बटा था। एक भाग में वह शासन का कार्य देखता था और बाकी 2 भागों में नैतिक और धार्मिक कार्यों का संपादन करता था। राज्य के उच्चतम अधिकारी के रूप में वह स्वयं अपना कार्यक्रम निर्धारित करता था। लोक मंगल की कामना से प्रेरित हर्ष का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। पूरे प्रशासनिक ढांचे का आधार मानवीय था और राजा के निजी अधिकारियों में प्रतिहार, विनय, सूर, द्यूतक और लेखक आदि जैसे अधिकारी सम्मिलित थे। हर्षकालीन मंत्री परिषद। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद राजा के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी, जिसका प्रमाण स्वयं हर्ष है। मंत्रियों की यह परिषद विदेशी नीतियों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण थी। राजा मंत्री परिषद के निर्णयों को स्वीकार करता था। इसी परिषद के गलत निर्णय की वजह से राजवर्धन शत्रु शिविर में गया, जहां धोखे से उसकी हत्या कर दी गई। वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि कन्नौज के मंत्रियों और राजनीतिज्ञों ने हर्ष को कन्नौज का राजमुकुट प्रदान किया था। इससे तत्कालीन मंत्री परिषद का महत्व ज्ञात होता है। मंत्रियों और कर्मचारियों को भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि हर्षकालीन समाज में सामंतवाद स्थापित हो चुका था। प्रधानमंत्री राजा के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और युवराज के समकक्ष होता था। केंद्रीय शासन कई भागों में विभक्त था। इन विभागों की देखरेख केंद्रीय मंत्री और उनके अध्यक्ष करते थे। मंत्री परिषद में पुरोहित, प्रधान सेनापति, अक्षपटलाधिकृत, सांध्य विग्रहक और सेनापति का विशिष्ट स्थान होता था। इसके अतिरिक्त महाबलाधिकृत, अश्वसेनाध्यक्ष, गजसेनाध्यक्ष, दूत, उपरिक्त, आयुक्तक, भोगिक या भोगपटिक आदि प्रमुख अधिकारी होते थे। हर्ष के अधीन प्रांतीय या स्थानीय शासन। हर्ष अपने विस्तृत साम्राज्य के विविध प्रांतों पर अंकुश रखने का महत्व अच्छी तरह समझता था। हर्ष का साम्राज्य कई इकाइयों में बटा था। राष्ट्र, देश, भुक्ति और विषय आदि इनके नाम थे। अहिच्छत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी और पुंड्रवर्धन हर्ष के साम्राज्य की महत्वपूर्ण भुक्तियां थीं। प्रांतों के अधिकारी उपरिक्त, महाराज, गोप्ता, भोगपति और राष्ट्रीय आदि के नाम से जाने जाते थे। इनकी नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति ये अधिकारी करते थे। विषय का मुख्य अधिकारी विषयपति कहलाता था और ग्राम का प्रमुख ग्रामिक के नाम से जाना जाता था। हर्ष के अधीन ग्राम प्रशासन बहुत संगठित था और ग्राम प्रशासन में गैर सरकारी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राजस्व विभाग। हर्षकालीन साम्राज्य में सरकारी आय के जो प्रमुख स्रोत थे वे इस प्रकार थे: उद्रंग, उपरिकर, हिरण्य, अर्थदंड आदि। जो लोग कर का भुगतान द्रव्य और अनाज के रूप में नहीं कर पाते थे, उनसे शारीरिक श्रम लिया जाता था। शुल्क और अर्थदंड से भी राजकोष की आय होती थी। भूमि की उपज का 1/6 कर के रूप में वसूला जाता था। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत भूमि होती थी। राज्य कृषि योग्य भूमि की माप और सर्वेक्षण कराता था। खेतों की सीमाएं निर्धारित होती थी। पर्यवेक्षण अधिकारी प्रमाता के नाम से जाना जाता था। सिंचाई के लिए आवश्यकता अनुसार आवश्यक प्रबंध किए जाते थे। व्यापारियों से आयात कर तथा चुंगी वसूला जाता था। नदियों के घाट भी राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक थे। पुलिस तथा न्याय विभाग।
आंतरिक सुरक्षा और शांति के लिए हर्ष ने पुलिस विभाग का भी संगठन किया था, जिसके प्रमुख अधिकारी दंडिक और दंडपाशिक इत्यादि थे। हर्ष का दंड कठोर था। गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड और कारावास दिया जाता था। हर्षचरित में त्योहारों पर कैदियों को मुक्त किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु राजद्रोह का दंड आजीवन कारावास ही होता था। सम्राट द्वारा अपने राज्य भ्रमण के दौरान प्रजा को अपनी न्यायिक समस्याओं को कहने का अवसर प्राप्त हो जाता था, और हम जानते हैं कि न्यायालयों के अतिरिक्त सम्राट ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सैन्य संगठन। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार अपने अति विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए हर्ष ने अपनी सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ रूप प्रदान किया। उसकी सेना में हाथियों की एक विशाल सेना थी और 1 लाख घोड़े भी सम्मिलित थे। ये घोड़े अरब, फारस, कंबोज और सिंध आदि जैसे देशों से मंगवाए जाते थे। बाण द्वारा ऊंटों के एक दस्ते का भी विवरण दिया गया है। हर्ष के पास 6 लाख की स्थायी सेना थी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सैनिक भी होते थे। सेना के 3 प्रमुख अंग थे: पदाति अर्थात पैदल चलने वाले, अश्वारोही और गज सेना। अभिलेखों में नौसेना का भी उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में बहुत से अस्त्र शस्त्रों का विवरण भी प्राप्त होता है। शक्ति संतुलन के लिए हर्ष ने कुछ राज्यों से वैवाहिक और कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए थे, जिसमें वल्लभी का राज्य प्रमुख था। इसके अतिरिक्त हर्ष ने चीन में एक दूत मंडल भी भेजा था।